नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एबीपी सी वोटर सर्वे किया गया जिससे लोगों के मूड को जाना जा सके। इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। महाराष्ट्र की ज्यादातर जनता केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी की सरकार के कामकाज से नाखुश नजर आई। महाराष्ट्र की जनता से जब सवाल किया गया कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है तो 35% लोगों ने साफ किया कि वो असंतुष्ट हैं। वहीं 30% लोगों ने कहा कि वो केंद्र के काम से कम संतुष्ट हैं, जबकि 4% ने जवाब के तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता। इस सवाल के जवाब में सिर्फ 30% लोगों ने ही कहा कि कामकाज से संतुष्ट नजर आए हैं। मतलब अगर कम संतुष्ट और असंतुष्टों की संख्या को जोड़ा जाए तो संख्या 65% हो जाती है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 43% लोग पीएम मोदी के कामकाज से खुश हैं, 27% लोग कम संतुष्ट हैं और 2% लोग कुछ तय नहीं कर पाए और 28% लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। यानी 55% लोग की संख्या खुश और कम खुश में है। हालांकि राज्य के 61% लोग उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी और सीएम शिंदे को चौंका सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के 35% लोग अपने मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश नहीं हैं, 28% लोग ऐसे हैं जो कम खुश हैं और महज 30% लोग ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं। 7% लोग कुछ कहने की हालत में नहीं हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया दोनों गठबंधन को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं 18% वोट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। मार्च से तुलना करें तो एनडीए गठबंधन का वोट शेयर 2% कम हुआ है। पीएम मोदी ने गुरुवार को बिहार के जम्मू में सीएम नीतीश कुमार के साथ जनसभा संबोधित की। इस जनसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि अब सब दिन के लिए हम साथ हो गए हैं। पीएम मोदी बिहार के लिए कितना काम करवा दिए। सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं, केंद्र सरकार काम करती है। नीतीश कुमार बोले, पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब हम लोग आ गए हैं तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी हम कहेंगे जब तक हम हैं झगड़ा नहीं, गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा तो फिर झगड़ा शुरू करा देगा। हम समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किए हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पीएम मोदी ने कूच बिहार में एक जनसभा की। इसी के इलाके में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी रैली की। पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, मैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने बीच में एक बड़ा मंच बनाकर मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन ना सकें। पीएम मोदी बोले, मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी और आपने जवाब दे दिया। आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इसलिए बंगाल सरकार को कोई रुकावट ना देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.86 एकड़ के भूखंड को कुर्क किया है। ईडी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत ये कार्रवाई की गई। वकील महमूद प्राचा ने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईवीएम के बारे में चिंता जताई है। इसका उन्होंने विकल्प भी दिया है। विकल्प पे उनका तर्क है कि एक मतदाता को वीवीपैट पर्ची फिजिकली लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। उनका तर्क है कि कुछ सेकंड के लिए कांच के माध्यम से पर्ची को देखना सही अर्थों में वीवीपैट नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर्स के माध्यम से कराए जाने चाहिए। संजय सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की है और जेल में गुजारे वक्त के बारे में बताया। संजय सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को याद किया, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे उसे मिस किया। किसी की मदद नहीं कर सकते थे, असुविधा हुई, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी से वादा किया था कि आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, तो हमने चेक किया। 6 महीने जेल रहे। वो बोले 6 महीने का जो सबसे सदुपयोग हुआ वो किताबें पढ़ने में हुआ। फ़ोन नहीं था तो वहाँ लगने वाला समय किताबों में खर्च हुआ। इससे बहुत हौसला मिला। दुनिया में लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोगों ने यातनाएं सही हैं। जो भी लोकतंत्र को बचाने, आज़ादी के लिए काम करेगा उसे ये सब झेलना होगा। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है
कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल में हूं, इसलिए मेरे किसी भी दिल्ली वासी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी है और उनके मुद्दे को ध्यान से सुनना है। इसके बाद उनकी परेशानी को दूर करना है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याएं ही नहीं, बाकी समस्याएं भी दूर करें। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका नियमित रूप से बयान जारी कर रहा है, जिसे लेकर अब एक पत्रकार ने सवाल पूछा है। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही क्यों आवाज उठा रहा है, पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर खामोश क्यों है। इस सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि दोनों मामलों को एक साथ देखना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में सभी को एक समान कानून और मानवाधिकार के नजरिए से देखा जाए। बता दें, अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई बयान जारी कर चुका है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन ये निर्णय केजरीवाल का है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भविष्य में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने इशारा दिया कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार से ही कोई करे। वाड्रा ने कहा कि मैं रायबरेली और अमेठी में 1999 से प्रचार कर रहा हूं। लोग जब देखते हैं कि कैसे बीजेपी ईडी से मुझे हमेशा चुनाव के समय निशाना बनाती है, तो लोग मांग करते हैं कि मुझे भी जवाब देने के लिए संसद में आना चाहिए। लोगों की मांग होती है कि मैं संसद में आऊं, फिर चाहे वो रायबरेली सीट हो, अमेठी सीट हो, मुरादाबाद सीट हो, तेलंगाना हो या फिर दिल्ली की कोई सीट हो। बुधवार को सुबह कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दोपहर में ही गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था वो पार्टी में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो धर्म से हिंदू हैं और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। संजय निरुपम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं संजय निरुपम ने कहा है कि निष्कासन से पहले ही मैंने रात को अपने इस्तीफा भेज दिया था। संजय निरुपम उत्तरी मुंबई से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। इस बार ये सीट समझौते के तहत शिवसेना यूबीटी के पास है। निरुपम पार्टी पर इस सीट पर समझौता तोड़कर उन्हें टिकट देने की जिद पर अड़े हुए थे। कांग्रेस ने एमडीए और इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए संजय निरुपम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद कहा है कि मैंने निष्कासन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर कई लॉबी हैं जो आपस में ही लड़ रही हैं और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी से निकाले जाने से पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका था। पार्टी के अंदर ही कई लॉबियों के बीच टकराव चल रहा है और इससे संगठन गर्त में जा रहा है। मैं धीरज रख रहा था, लेकिन मेरा धीरज टूट गया और जो हुआ वो आपके सामने है। पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण कई लोगों में निराशा है। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस जिस नेहरूवादी विचारधारा पर चलती है वो देश में खत्म हो चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। पप्पू यादव ने इस सरगर्मी को और तेज कर दिया है। राजद चीफ लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात को अनसुना करते हुए उन्होंने आज पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। सबकी एक ही आवाज़ है, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी हैं। सपा ने अब मेरठ में मुरादाबाद जैसा उलटफेर किया है। नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। प्रधान ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। शाम को उनके टिकट कटने की खबरें सामने आने लगी। वहीं टिकट काटे जाने की अटकलों पर अतुल प्रधान ने कहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता है तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब सपा में हलचल तेज हो गई है।
अखिलेश यादव के द्वारा टिकट देने और फिर अगले ही दिन काटने की हरकतों की काफ़ी लोग निंदा कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसी सीट पर उम्मीदवार बदला हो। इससे पहले पार्टी ने मुरादाबाद, बागपत, वाराणसी और बदायूं जैसी सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। बिजनौर लोकसभा सीट पर भी सपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। ये पहली बार है जब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने भी 582 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दान दिए, जिसमें 75% भाजपा को मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड दान करने वाली कम से कम 45 कंपनियों के फंडिंग स्रोत संदिग्ध हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारे से नाराज कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अरुण कुमार के इस्तीफे के बाद 22 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दूसरी बार केरल की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि पिछले 5 सालों में उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। शपथ पत्र में राहुल ने अपनी कुल संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख रुपए की बताई है। इससे पहले 2019 में उन्होंने 15 करोड़ 88 लाख रुपए बताई थी। बीते 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल के पास 55,000 रुपए नकदी हैं और 26,25,000 रुपए 2 बैंक खातों में जमा हैं। इसके अलावा राहुल ने बताया कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसमें उनके 4 करोड़ 33 लाख रुपए जमा हैं। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। ट्विटर पर यूट्यूब नाम से ट्रेंड चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि हम यूट्यूब से मांग करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हुए बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को वापस किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि सोशल मीडिया की सवाल करते हुए आवाज़ों पर पाबंदी लगाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले पत्रकार नवीन द्वारा संचालित आर्टिकल 19 के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया, अब बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को ही बंद कर दिया गया है। यह इशारा है इसके खिलाफ सभी को आवाज़ बुलंद करनी होगी। नवीन कुमार लिखते हैं कि 27 फरवरी को आर्टिकल 19 का फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। किसी ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को बंद करना सीधे सीधे अभिव्यक्ति का गला घोटना है। इसका हर कीमत पर मुकाबला करना होगा, साथ आना होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।